आपने पहले भी YouTube पर कई सोशल मीडिया मार्केटिंग वीडियोस देखे होंगे और सब में बोला गया होगा कि ट्रेंडिंग रील्स बनाओ, वायरल जाओ, देन फिर क्लाइंट अपने आप आ ही जाएगा। लेकिन ये वीडियोस उन सारी वीडियोस से अलग होने वाली है क्योंकि ये प्रीमियम मिनी फ्री कोर्स है। क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा वो सिस्टम जो नील पटेल अपनी $100 मिलियन की एजेंसी में यूज करते हैं, वो प्राइसिंग साइकोलॉजी जो एडम एरहर्ट फॉर्च्यून 500 कंपनीज को सिखाते हैं, और वो टैक्टिकल फ्रेमवर्क्स जो सक्सेसफुल एजेंसीज एक्चुअली में इंप्लीमेंट करती हैं लेकिन वो कभी YouTube पर शेयर नहीं करती हैं। तो ये कोई टिपिकल लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला वीडियो नहीं है, ये एक कंप्लीट रोड मैप सिस्टम है, स्क्रैच से एडवांस लेवल तक। तो अगर आप अभी भी फ्री कंटेंट बना रहे हो, वायरल होने का वेट कर रहे हो और सोच रहे हो कि कोई तो क्लाइंट मिल जाएगा, तो आज आपकी थिंकिंग फंडामेंटली चेंज होने वाली है। देखो, मैं जानता हूं कि आपने पहले भी 5 से 10 वीडियोस देखे होंगे और उन वीडियोस में आपको एल्गोरिदम एक्सप्लेन किया गया होगा, कंटेंट टिप्स दिए गए होंगे, हैशटैग बताए गए होंगे, लेकिन किसी ने कभी आपको यह बताया कि क्लाइंट्स को एक्चुअली में क्लोज कैसे करते हैं, प्रोफेशनली प्राइसिंग कैसे सेट करते हैं, प्लेटफॉर्म सिलेक्शन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और स्केल कैसे करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए? किसी ने बताया? और आज हम ये सारी चीजें कवर करेंगे डीप में। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो डिटेल्ड होने वाला है और इसे इंप्लीमेंट करना ज्यादातर लोगों के लिए इजी भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप सीरियसली सोशल मीडिया मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हो, आप एजेंसी हो, फ्रीलांसिंग हो या बिजनेस स्केलिंग करना चाहते हो, तो ये रोड मैप आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग अभी खत्म नहीं हुआ है और ये उतना सैचुरेटेड भी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। देखो, 2023 यानी कि 2023 में ये इंडस्ट्री $200 बिलियन की थी और 2030 यानी कि 2030 तक ये $1.2 ट्रिलियन की हो जाएगी। मतलब कि सिर्फ 7 सालों में 5 गुना की ग्रोथ। और इसमें डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो कि 2020 यानी कि 2020 में $350 बिलियन की थी, वो 2026 तक मतलब नेक्स्ट ईयर ही $740 बिलियन की हो जाएगी। और आज की डेट में 70% से भी ज्यादा छोटे बिजनेसेस पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं सोशल मीडिया पर अपनी मार्केटिंग और सेल्स के लिए। और 2027 तक 80% कंपनीज अपना 50% मार्केटिंग बजट सिर्फ सोशल मीडिया में लगाएंगी। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यूएस अकेला हर साल लगभग 6 लाख नए बिजनेसेस बनाता है और इंडिया में ये नंबर और भी ज्यादा है। अब जरा सोच कर देखो, 6 लाख बिजनेसेस, हर एक को चाहिए मार्केटिंग, हर एक को करना है सोशल मीडिया हैंडल। और इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर बिजनेस ओनर्स, स्पेशली वो जो अपने 30s, 40s या 50s में हैं, उन्हें सोशल मीडिया का एस भी नहीं पता। उन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को समझने और उसे हैंडल करने में लगा दी। उन्हें नहीं पता कि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम कैसे काम करता है, टिकटॉक पर वायरल कैसे होते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, ये उन्हें नहीं आता है। और उन्होंने ये भी रियलाइज कर लिया है कि अगर वो 2025 में भी टीवी एड्स और न्यूज़पेपर पर डिपेंडेंट रहेंगे तो उनके बिजनेस को खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो सवाल ये है कि वो क्या कर रहे हैं? वो आप जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उनके सोशल मीडिया को हैंडल कर सकें, जो उन्हें क्लाइंट लाकर दे सकें, जो उन्हें रेवेन्यू जनरेट करके दे सकें, और इसके लिए वो अच्छा खासा अमाउंट पे करने को रेडी हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि सिर्फ स्किल से काम नहीं चलेगा। मान लो कि आप बहुत अच्छी एडिटिंग सीख गए, बहुत बढ़िया कॉपीराइटिंग सीख गए, फेसबुक पे एड्स रन करना आपको आ गया, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि क्लाइंट्स कहां से ढूंढने हैं, क्लाइंट्स को अप्रोच कैसे करना है, क्लाइंट्स को पिच कैसे करना है, प्राइसिंग साइकोलॉजी क्या होती है, रिजल्ट्स कैसे डिलीवर करना है और स्केल कैसे करना है, तो आप आज नहीं तो कल फेल हो जाओगे, गारंटीड। इसीलिए आज का वीडियो स्ट्रक्चर्ड है इस तरह से कि आपको पता चले कि एल्गोरिदम गेम क्या होता है, कैसे प्लेटफॉर्म्स आपके कंटेंट को पुश करता है इवन विद 0 फॉलोअर्स। दूसरा, प्लेटफॉर्म मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि कौन से बिजनेसेस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है। तीसरा, स्किल स्टैक्स, एग्जैक्टली कौन से स्किल्स आपको चाहिए और कौन से स्किल्स टाइम वेस्टिंग है। अगला यानी कि 4th नंबर है रिसर्च सिस्टम, कंटेंट आइडियाज कैसे निकालते हैं, उसका 10x10 मेथड सीखेंगे। फिर क्लाइंट एक्विजिशन फ्रेमवर्क क्या होता है, यानी कि क्लाइंट्स कहां से आते हैं और कैसे उन्हें क्लोज करना है। और 6th है प्राइसिंग साइकोलॉजी क्या होती है विद 3 टायर प्राइसिंग कन्वर्ट्स। और आखिर में है स्केलिंग ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल्स, और मैं प्रॉमिस करता हूं ये जेनेरिक यानी कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाला है। सबसे पहले आप ये समझो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग को सिंपल वर्ड्स में समझें तो सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, ये जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, और मार्केटिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना और सेलिंग करना। मतलब कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज या बिजनेस की मार्केटिंग करना, इसी को तो कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग।
मार्केटिंग? लेकिन ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। देखो, मेरे हिसाब से इसकी रियल डेफिनेशन होनी चाहिए लोगों का अटेंशन लेना, ट्रस्ट बनाना और उस ट्रस्ट को रेवेन्यू में कन्वर्ट करना उन प्लेटफॉर्म्स पे जहां आपकी ऑडियंस ऑलरेडी एक्टिव है। और अगर इस अटेंशन, ट्रस्ट और रेवेन्यू तीन में से कोई भी एक चीज मिसिंग है ना, तो आपके फेल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देखो, एक सोशल मीडिया मार्केटर का काम सिर्फ और सिर्फ रील्स बनाना, पोस्ट करना, हैशटैग लगाना, ये काम नहीं होता है भाई। क्लाइंट के लिए कंटेंट क्रिएशन और स्ट्रैटेजी की प्लानिंग करनी होगी, कॉपी राइटिंग जो कन्वर्जन ला सके वो करना होगा, एड कैंपेन्स यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर एड कैंपेन्स लगाने होंगे, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करना होगा और एनालिसिस करना होगा। उसका पूरा का पूरा डेटा ट्रैक करना पड़ेगा, क्या परफॉर्मेंस जा रही है एड्स की और रील्स की, ऑडियंस एंगेजमेंट करना पड़ेगा, डील क्लोजिंग करनी पड़ेगी और क्लाइंट कम्युनिकेशन को मैनेज करना होगा। ये सारे काम होते हैं और ये स्किल्स ना कलेक्टिवली इतनी वैल्यूएबल है कि आप लिटरली किसी भी कंपनी में मार्केटिंग रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है और सेल्स, ये एक ऐसी स्किल है जो कभी भी आउटडेटेड नहीं होने वाली, चाहे कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि कंपनीज बिना सेल्स के सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगी। और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी फंडामेंटली सेल्स ही है, बस मॉडर्न कवरिंग में, ठीक है। बट यहाँ पे चैलेंज भी है। जब आप मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करोगे तब अकाउंट मैनेजमेंट एक सीरियस इशू बन जाता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स ट्रैक करते हैं कि एक ही डिवाइसेस से कितने अकाउंट्स एक्सेस हो रहे हैं और अगर सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हुई तो अकाउंट बैन भी हो सकता है, समटाइम्स टेम्पररीली, समटाइम्स परमानेंटली। मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया है अपने अर्ली डेज में। एक क्लाइंट का इंस्टाग्राम अकाउंट सडनली बैन हो गया था क्योंकि प्लेटफॉर्म ने मल्टीपल लॉगिन पैटर्न्स डिटेक्ट किए थे। और जब क्लाइंट का अकाउंट आपकी वजह से बैन होता है ना, तो उसके अंदर ट्रस्ट खत्म हो जाता है और ट्रस्ट गया तो फ्यूचर वर्क तो भूल ही जाओ। पर मैंने निकाला है, प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर्स, स्पेशली जो एजेंसीज रन करते हैं, वो एक एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स यूज करते हैं। ये स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं जो हर अकाउंट को अलग डिजिटल आइडेंटिटी देते हैं, अलग ब्राउजर फिंगरप्रिंट देते हैं, अलग आईपी सिमुलेशन देते हैं, जिससे कि प्लेटफॉर्म को लगता है कि हर अकाउंट अलग अलग डिवाइसेस से एक्सेस हो रहा है। और मार्केट में बेस्ट ऑप्शंस में से एक है ऑक्टा ब्राउजर। इसके कुछ खास फीचर्स हैं जो इसे स्टैंड आउट बनाते हैं। उनमें से है, पहला है यूनिक फिंगरप्रिंटिंग। हर प्रोफाइल का अपना रियल ब्राउजर आइडेंटिटी होता है, प्लस आप इसका ओएस चेंज कर सकते हो, स्क्रीन रेजोल्यूशन कस्टमाइज कर सकते हो, यूजर एजेंट स्ट्रिंग से लेकर सीपीयू मैट्रिक्स, इवन लैंग्वेज सेटिंग, मतलब कि सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हो। दूसरा, प्रोफाइल लेवल सिक्योरिटी। हर ऑक्टा प्रोफाइल एक नॉर्मल क्रोम यूजर की तरह दिखता है और काम करता है। नो फ्लैग, नो हिकअप्स, प्योर अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। ऑक्टा का पूरा आर्किटेक्चर पहले ही दिन से हैक को रोकने के लिए बनाया गया है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के लिए आप हर अकाउंट पर ऑप्टिमल पासवर्ड प्रोटेक्शन सेट कर सकते हो। अकाउंट लॉगिन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है और 0 डेटा लीक्स के लिए इसका फ्लॉलेस हिस्ट्री है। यस, कभी भी एक भी लीक नहीं हुआ है, यानी कि आपकी प्राइवेसी बुलेट प्रूफ रहेगी। 10 से 12 या हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर टीम के साथ काम कर रहे हो तो सिलेक्टिव एक्सेस भी दे सकते हो। तीसरा, 100% अप टाइम। ऑक्टा आपको स्मार्ट टेम्पलेट्स या क्विक ऑटो जनरेशन का यूज करके कुछ सेकंड्स में ही प्रोफाइल बनाने देता है। इसमें कभी भी क्रैशेस नहीं होते हैं। 24/7 अवेलेबल रहता है जब आपको चाहिए। कोई क्रैश नहीं, कोई लैग नहीं। चौथा, प्रॉक्सी इंटीग्रेशन। इसका बिल्ट इन प्रॉक्सी सपोर्ट आपको अलग अलग लोकेशन से अकाउंट मैनेज करने में हेल्प करता है बिना रुकावट के। और पांचवा, टीम कोलैबोरेशन। इसमें मल्टीपल टीम मेंबर्स को डिफरेंट अकाउंट्स असाइन कर सकते हो बिना मास्टर लॉगिन शेयर किए हुए। चाहे तो आप एक सोलो ऑपरेटर हो या पूरी टीम चला रहे हो, आपके लिए एक ऐसा प्लान है जो बिल्कुल सही है। आपके पास में लाइट, स्टार्टर, बेस, टीम और एडवांस ऑप्शंस हैं। अब हो सकता है कि अभी आपको इसकी जरूरत ना हो क्योंकि आप 1 या 2 क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हो, पर जब 5 से 10 क्लाइंट हो जाएंगे ना, तब ये टूल आपकी नेसेसिटी बन जाता है। तो अगर अकाउंट बैन से बचना है तो ये इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है। आपके क्लाइंट्स नीड के अकॉर्डिंग जो भी प्लान है वो आप चूज कर सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजर्स के लिए ये एक मस्ट हैव टूल है। और दोस्तों, नीचे दिए गए लिंक से जरूर चेकआउट करो, वहां आपको डिस्काउंट और प्रोमो कोड भी मिल जाएगा। चलिए, तो अब आते हैं स्ट्रैटेजी पर। तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं हर इंडस्ट्री के लिए काम कर लूंगा, लाइक कि फैशन हो, फिटनेस हो, फाइनेंस हो, कुछ भी चलेगा। पर मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। हर इंडस्ट्री का अपना ऑडियंस होता है, अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, अपनी साइकोलॉजी होती है। आप सबके लिए मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। चलो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर मैं सैम ऑल्टमैन को बोलूं कि सर्फ की फैक्ट्री खोल के सक्सेसफुल बना दो, तो वो नहीं कर पाएगा, चाहे उसके पास कितना भी टैलेंट और नॉलेज क्यों ना
हो, क्योंकि ये उसकी इंडस्ट्री ही नहीं है तो कैसे करेगा। उसे इस इंडस्ट्री की टारगेट ऑडियंस, उनकी साइकोलॉजी, सप्लाई चेन और सेंटिमेंटल्स ही नहीं पता है। और यही सेम लॉजिक सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी काम करता है। आप सिर्फ उन इंडस्ट्रीज के लिए काम कर सकते हो जिनके बारे में आपको रियल लाइफ नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फाइनेंस समझ में आता है, रियल एस्टेट का थोड़ा आइडिया है और टेक में इंटरेस्ट है, तो मैं सिर्फ इन्हीं 3 इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स के साथ में काम करूंगा, क्योंकि मुझे इन इंडस्ट्रीज के बिजनेसेस और ऑडियंस दोनों के बारे में अंडरस्टैंडिंग है। तो पहला काम ये करो कि 5 इंडस्ट्री की लिस्टिंग करो जिनके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज है। फिर उनमें से टॉप 3 को चूज करो और फर्स्ट वाले को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो। और इनिशियली बस फोकस करो। आप लॉन्ग टर्म में स्केल कर सकते हो, लेकिन शुरू में नीच डाउन करो, अपने काम की डेप्थ में जाओ। चलिए अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी। प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि आप वायरल हो। जी हाँ, इंस्टाग्राम चाहता है कि आपके रील्स मिलियंस में जाए, यूट्यूब चाहता है कि आपके शॉर्ट्स ट्रेंडिंग में जाएं, टिकटॉक चाहता है कि आपके कंटेंट वायरल हो, क्योंकि एल्गोरिदम को सिर्फ 2 काम करने हैं। ऐसा कंटेंट ढूंढना है जो लोगों को एंजॉय कराए और उन्हें इतना कंटेंट दिखाना है, यानी कि अपने व्यूअर्स को इतना कंटेंट दिखाना है कि वो प्लेटफॉर्म से चिपके रहें। बस एल्गोरिदम यही करना चाहता है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके 100 फॉलोअर्स हैं या 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उन्हें सिर्फ ये देखना है कि क्या लोग आपका कंटेंट देख रहे हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपके 100 फॉलोअर्स हैं, आपने एक वीडियो पोस्ट किया। इंस्टाग्राम शुरू में 10 लोगों को वो पोस्ट दिखाएगा। अगर वो 10 लोग पूरी वीडियो देख लेते हैं तो प्लेटफॉर्म समझता है कंटेंट तो एंगेजिंग है। अब वो 100 लोगों को और दिखाएगा, फिर 1000 को, फिर 10,000 को। और अगर हर स्टेज पर एंगेजमेंट हाई रहता है तो प्लेटफॉर्म कहता है चलो ये कंटेंट वायरल वर्दी है, इसे दिखाओ हर उस पर्सन को जो इंटरेस्टेड हो सकता है, चाहे वो फॉलोअर हो या फिर ना हो। और यही रीजन है कि कभी कभी 0 फॉलोअर्स वाले लोग भी वायरल हो जाते हैं। आपको याद होगा भूपेंद्र जोगी, या जिसने कहा था एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? याद है वो वाला लड़का? या फिर वो लड़की जो बोलती थी आई वॉन्ट अ मैन अर्निंग 30 lakhs। किसी को नहीं पता था ये इतने फेमस हो जाएंगे, लेकिन कंटेंट एंगेजिंग था, लोग देख रहे थे, तो प्लेटफॉर्म ने उसे और पुश किया और वायरल कर दिया। और इसमें एक और बात, एल्गोरिदम पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज्ड हो चुका है। ये फॉलोअर काउंट नहीं देखता है, ये बस एंगेजमेंट देखता है। लेकिन अब आप सोचोगे कि एल्गोरिदम कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा कंटेंट किसको दिखाना है? पैटर्न रिकॉग्निशन से। चलो इमेजिन करो 1 लाख लोग यूट्यूब यूज कर रहे हैं और उनमें से आप भी एक हो, और उनमें से 10,000 लोग एग्जैक्टली वही वीडियोस देखते हैं जो कि आप देखते हो। अब एल्गोरिदम नोटिस करता है कि किस वीडियो को ज्यादा लोगों ने देखा और आपने वो मिस कर दिया, फिर वो आपको वही वीडियो रिकमेंड करेगा। क्योंकि अगर 1 लाख लोगों ने वो वीडियो पसंद किया है तो चांसेस हैं कि वो आपको भी पसंद आएगा। और अब एआई के साथ ये चीज और भी प्रिसाइज हो गई है। प्लेटफॉर्म्स अब इतना एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट क्या देखोगे। कई बार तो आपको भी पता नहीं होता, लेकिन एआई को पता होता है। और यही रीजन है कि आप बोलते हो यार यूट्यूब को कैसे पता चलता है कि मैं क्या देखना चाहता था? क्योंकि उन्होंने आपका और आपके जैसे लाखों लोगों का पैटर्न स्टडी किया हुआ है और एआई ने प्रेडिक्ट कर लिया कि नेक्स्ट आप क्या कंज्यूम करोगे। तो प्लेटफॉर्म को वायरल होने के लिए फॉलोअर्स की जरूरत नहीं होती है। प्लेटफॉर्म को बस चाहिए हाई वॉच टाइम, मतलब लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं या नहीं, एंगेजमेंट, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स आ रहे हैं या नहीं, रिटेंशन यानी कितने लोग वीडियोस को एंड तक देख रहे हैं। और अगर ये तीनों चीजें सही हैं तो प्लेटफॉर्म खुद आपका कंटेंट पुश करेगा, फिर चाहे आपके 0 फॉलोअर्स ही क्यों ना हो। और ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आप अपने क्लाइंट्स को गारंटीड रिजल्ट्स दे पाओगे। क्लाइंट को फॉलोअर से ज्यादा रिजल्ट की टेंशन होती है, फॉलोअर्स का क्या करेंगे यार। और आपको उन्हें समझाना होगा कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो और आपका नॉलेज भी उन तक पहुंचे। चलिए अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूं जो कि नील पटेल यूज करता है और मैंने भी उसे यूज किया हुआ है और ये सच में बहुत अच्छे से वर्क करती है। और ये स्ट्रैटेजी स्पेशली ट्विटर के लिए। देखो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो एक रील बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं और अगर वो फ्लॉप हो गई तो इंस्टाग्राम को लगता है कि ये कंटेंट सही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंस्टाग्राम और इसके जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स आपकी पोस्टिंग हिस्ट्री ट्रैक करते हैं। जैसे अगर आप बार बार मीडियोकर कंटेंट पोस्ट करते हो जो वायरल नहीं होता है, जिसमें एंगेजमेंट नहीं आती है, तो प्लेटफॉर्म को लगता है कि आप मीडियोकर कंटेंट ही डालते हो। और जब आप फाइनली एक किलर पीस ऑफ कंटेंट पोस्ट करते हो तब भी प्लेटफॉर्म इनिशियली उसको कम लोगों को ही दिखाता है, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड वीक है, तो आपको वो व्यूज नहीं मिलते हैं जो मिलने चाहिए थे। लेकिन एक्स यानी कि ट्विटर इस मामले में अलग तरीके से काम करता है। एक्स पर आप 10 ट्वीट करते हो जिसमें से 8 फ्लॉप हैं और 2 हिट, तो एक्स आपको पिनलाइज नहीं करता,
बल्कि एक्स हर ट्वीट को इंडिपेंडेंटली इवेलुएट करता है। मतलब अगर आपका एक ट्वीट बकवास है और अगला ट्वीट अच्छा है तो उस सेकंड ट्वीट को फुल पुश मिलेगा, उस पे आपकी पास्ट हिस्ट्री से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यही रीजन है कि एक्स पर आप जितना चाहे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बिना किसी रिस्क के। तो आपकी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होगी। स्टेप नंबर 1, एक्स पर मल्टीपल ट्वीट्स पोस्ट करो और हर ट्वीट डिफरेंट हुक्स, एंगल्स और फॉर्मेट में होने चाहिए। और टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट जल्दी बनता है तो मास टेस्टिंग इजी रहती है। स्टेप नंबर 2, अब देखो कि कौन से ट्वीट्स ने एंगेजमेंट जनरेट की है। टॉप 10 to 20% को आइडेंटिफाई करो। स्टेप नंबर 3, उन विनिंग ट्वीट्स को वीडियो में कन्वर्ट करो और फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक पर पोस्ट करो। इससे होता क्या है कि आप पहले ही टेस्ट कर चुके हो कि कौन सा कंटेंट ऑडियंस को पसंद आएगा, और अब जब आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करोगे तो चांसेस ऑफ वायरलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और नील पटेल एग्जैक्टली यही करता है। वो पहले एक्स पर टेस्ट करता है, विनर्स को आइडेंटिफाई करता है, फिर बाकी के प्लेटफॉर्म्स पर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वीडियो के फॉर्म, जिसकी वजह से आज उसके कई सारे मिलियन फॉलोअर्स हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। यह स्ट्रैटेजी ज्यादा कॉमन नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं एक्स का काम ही नहीं है, एक्स का क्या काम है। लेकिन रियलिटी में एक्स अपने कंटेंट को टेस्ट करने का सबसे सही प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए कंटेंट बना रहे हो तो पहले एक्स पर टेस्ट करो, फिर विनर्स को स्केल करो। अब मैं आपको वो इनसाइट बताता हूं जो इंडस्ट्री को फंडामेंटली चेंज कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि सोशल मीडिया अब एक सर्च इंजन बन चुका है और डेटा के हिसाब से 75% से ज्यादा सर्चेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो रही हैं। मतलब कि जेनजी लोग जो 13 से 25 साल के हैं वो गूगल नहीं खोलते, वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर ही सब कुछ ढूंढ लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिर्फ वायरल कंटेंट बना रहे हो तो आप सिर्फ 20% अपॉर्चुनिटीज कैप्चर कर रहे हो, बाकी की 80% अपॉर्चुनिटी सर्च ऑप्टिमाइजेशन में। और ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एसईओ करना कितना जरूरी है। तो आंसर द पब्लिक नाम का एक टूल है जो कि कंप्लीटली फ्री है। उस पर जाओ, अपनी इंडस्ट्री का कीवर्ड डालो और वो आपको बताएगा कि उस कीवर्ड से रिलेटेड सबसे ज्यादा कौन सी क्वेरीज सर्च हो रही हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और टिकटॉक पर। तो आप कंटेंट बना सकते हो जो कि वायरल हो सकता है अगर एंटरटेनिंग हो तो, और दूसरा सर्च से ट्रैफिक भी ला सकते हो अगर सही से ऑप्टिमाइज्ड हो तो। और सर्च ट्रैफिक का बेनिफिट एवरग्रीन है। मतलब समझो, अगर आपकी रील वायरल हुई तो क्या होगा, 2 से 3 दिन में आपकी रीच खत्म। पर अगर आपकी वीडियो टॉप सर्चेस में रैंक करती है तो वो 6 महीने, 1 साल या 2 साल तक ट्रैफिक ला सकती है। तो अगर आप क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो तो ये अप्रोच जरूर फॉलो करना। 30% कंटेंट वायरल के लिए और 70% कंटेंट सर्च के लिए। ये बैलेंस ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है और यही तो आपको कंपटीशन से अलग करेगा, है ना। चलिए अब मैं आपको वो फ्रेमवर्क बताता हूं जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज यूज करती हैं। एडम अरहर्ट जो कि टॉप मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं, उन्होंने इसे मार्केटिंग मास्टर प्लान का नाम दिया है और इसमें 5 M's हैं। पहला M है मॉडल, यानी कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। दूसरा मार्केट, मतलब कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आप किसको सामान बेचना चाहते हो। तीसरा मैसेज, मतलब वो क्यों आपका प्रोडक्ट लेंगे, उन्हें क्या मिलेगा आपका प्रोडक्ट चूज करके सभी कंपटीशन से ऊपर। चौथा मीडिया, आप उन्हें कहां रीच करना चाहते हो, सोशल मीडिया फीड पर, टीवी पर, न्यूज़पेपर में या फिर ईमेल पर। और पांचवा है मशीन, आप उन्हें कैसे कन्वर्ट करोगे अपने कस्टमर्स में। देखिए ज्यादातर लोग रैंडमली और डायरेक्टली एक मीडिया प्लेटफॉर्म चूज कर लेते हैं और उस पर एड चलाने लगते हैं, लेकिन मैं बताऊं ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। पहले आपको ये समझना होगा कि आपके क्लाइंट के पोटेंशियल कस्टमर हैं कौन, क्योंकि अगर आपका क्लाइंट जिम ओनर है और टारगेट ऑडियंस 18 से 25 साल की है तो इंस्टाग्राम सही है ना। लेकिन अगर क्लाइंट B2B SaaS कंपनी है तो लिंक्डइन आपके लिए एक बहुत ही सही प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस प्लेटफॉर्म के मैट्रिक्स को। देखिए इंस्टाग्राम 13 से 35 साल यानी कि जेनजी और मिलेनियल्स के फैशन, ब्यूटी, फिटनेस, फूड इंडस्ट्री, इन्फ्लुएंसर्स, कैफेज, सैलून्स, लोकल बिजनेसेस, कोचेस के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। फिर आता है फेसबुक, यानी कि 25 से 60 साल के लोगों के लिए। इसमें टियर 2 और टियर 3 सिटीज के ज्यादातर एक्टिव यूजर्स रहते हैं जो फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट, लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स, इवेंट मैनेजर्स, कोचिंग सेंटर्स, ई कॉमर्स के लिए परफेक्ट है। फिर आता है यूट्यूब, सभी एज ग्रुप के लिए, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और एवरग्रीन कंटेंट के लिए बेस्ट है। एडुकेटर्स, टेक कंपनीज, SaaS, ब्लॉगर्स, कोचेस, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, लॉयर्स, प्रोडक्ट रिव्यूज, सब के लिए गोल्ड माइन जैसा है। फिर आता है एक्स यानी कि ट्विटर, ये जनरली 25 से 45 साल के लोगों के लिए है जो काफी टेक सेवी, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेशनल्स होते हैं और इसको परफेक्ट बनाती है इसकी रियल टाइम कॉन्वर्सेशन और इंडस्ट्री लीडर से इजी नेटवर्किंग। और इस पे एक वायरल ट्वीट आपकी ब्रांड अवेयरनेस को रैपिडली बढ़ा सकता है। और अगर आपका क्लाइंट थॉट लीडरशिप बनाना चाहता है तो एक्स एसेंशियल है। फिर है लिंक्डइन जो कि मोस्टली प्रोफेशनल्स और कॉर्पोरेट सेगमेंट्स वाले लोग यूज करते हैं और ये B2B बिजनेसेस, एजेंसीज,
रिक्रूटर्स, SaaS कंपनीज, डिजिटल मार्केटर्स के लिए मस्ट है। लेकिन ज्यादातर लोग एक क्लाइंट के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, जबकि एक सही अप्रोच होती है एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करो जहां आपके क्लाइंट का टारगेट ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है और उसमें डोमिनेट करो। अब बात करते हैं स्किल्स की, और यहाँ मैं आपको वो भी बताऊंगा जो आपको सुनने में कड़वा लगेगा। मेरी रिसर्च के दौरान मैंने कई YouTube वीडियोस देखे हैं और सभी में वो कुछ 8 से 10 स्किल्स बोल रहे थे जो सीखने के लिए आपको जरूरी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से आपको सारी की सारी स्किल्स सीखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों अपने कंधे पर इतना बोझ लेना भाई? आपको स्ट्रैटेजिक स्किल स्टैक्स करने की जरूरत है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट ओनर के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए इंस्टाग्राम ग्रोथ और फुटफॉल, दैट्स इट। और इसके लिए जरूरी स्किल्स होंगी जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, मतलब आपको एंगेजिंग रील्स बनानी आनी चाहिए। कॉपी राइटिंग, यानी कि उन रील्स का कैप्शन भी उतना ही एंगेजिंग होना चाहिए। बेसिक एडिटिंग, ताकि आप खुद ना करो तो एटलीस्ट किसी को गाइड तो कर पाओ। डिजाइनिंग, विजुअल कंटेंट हर फील्ड के लिए जरूरी होता है। पोस्ट, स्टोरीज, थंबनेल्स, सब कुछ विजुअली एंगेजिंग होना चाहिए और लोकल एसईओ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसके लिए आपको एडवांस्ड फेसबुक एड्स सीखने की भी जरूरत नहीं है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की भी जरूरत अभी नहीं है। देखो, स्किल स्टैकिंग का रूल बड़ा सिंपल सा है। क्लाइंट की नीड के हिसाब से स्किल सीखो। पहले से ही सब कुछ सीखने की कोशिश मत करो, क्या करोगे सब कुछ सीखकर? लेकिन इसमें कुछ स्किल्स ऐसी भी होती हैं जो आपको हर जगह पे काम आएंगी, जैसे कि कॉपी राइटिंग, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना और डेटा एनालिसिस करना। ये स्किल्स आपको हर टाइप के क्लाइंट को हैंडल करने में हेल्प करेंगी। बाकी स्किल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती हैं। और मैंने देखा है कि लोग आजकल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वो जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे। पर स्टडी के हिसाब से लॉन्ग फॉर्म कंटेंट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से कहीं ज्यादा बेटर होता है कई मैट्रिक्स पे। देखो, ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि सबको लगता है कि रील्स और शॉर्ट्स ट्रेंड लाते हैं, व्यूज बहुत सारे आते हैं। हाँ, रीच के लिए शॉर्ट फॉर्म जरूरी है, लेकिन ट्रस्ट बिल्डिंग और अथॉरिटी के लिए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को कोई बीट ही नहीं कर सकता है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एसईओ में बेहतर रैंक करता है, ज्यादा बैकलिंक्स जनरेट करता है, ज्यादा शेयर्स मिलते हैं, ऑडियंस को पूरी तरह से एडुकेट करता है और लीड जनरेशन के लिए भी ये एक पावरफुल टूल बन सकता है। ट्रस्ट बहुत अच्छा बनाता है। इसीलिए यूट्यूब पर डिटेल वीडियोस, पॉडकास्ट, लॉन्ग फॉर्म ब्लॉग्स, ये सब हाई वैल्यूएबल चीजें होती हैं। और इसमें आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से अटेंशन कैप्चर करो और फिर लॉन्ग फॉर्म से ट्रस्ट बिल्ड करो। और एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना, तो आप किसी भी चीज को प्रमोट करोगे, लोग हाथों हाथ लेंगे। चलिए अब चलते हैं आशुतोष कुमार के सिस्टम की तरफ, जो वो खुद अपनी एजेंसी में यूज करते हैं, और इसका नाम है 10x10 कॉम्पिटिटर रिसर्च मेथड। तो स्टेप नंबर 1 है, अपने नीश में 10 सक्सेसफुल अकाउंट्स को ढूंढो जो ऑलरेडी लैक्स फॉलोअर्स के बेंचमार्क्स को टच कर चुके हैं। स्टेप नंबर 2, हर अकाउंट से 10 बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट निकालो, मतलब कि वो पोस्ट जो सबसे ज्यादा लाइक्स, कमेंट, शेयर्स, व्यूज लेकर आए हैं। और अब है स्टेप नंबर 3, अब आपके पास में 100 कंटेंट आइडियाज हैं। 10 अकाउंट्स इनटू 10 पोस्ट रीच, 100 कंटेंट आइडियाज। अब आपको इन आइडियाज को कॉपी नहीं करना है, नहीं, आपको इनके स्ट्रक्चर, हुक, एडिटिंग स्टाइल, साइकोलॉजी को एनालाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फूड ब्लॉगर की रील वायरल हुई है जिसमें उन्होंने स्लो मोशन फूड शॉट्स यूज किए हुए हैं और थोड़ा सा ड्रामेटिक म्यूजिक डाला हुआ है, तो आप ये टेक्निक अपने क्लाइंट्स के लिए यूज कर सकते हो। या फिर किसी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर ने एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को किसी सिंपल एनालॉजी से एक्सप्लेन किया है और वो वायरल हो गया, तो आप भी सिमिलर स्टोरी टेलिंग स्टाइल यूज कर सकते हो अपने कंटेंट में। इसे कॉपी करना मत समझना, ये इंस्पिरेशन लेकर इनोवेट करना कहलाता है। पिकासो ने कहा था, गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील, मतलब कि ग्रेट आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट चुराते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं। और इस मेथड का बेस्ट पार्ट ये है कि आप सोशल ब्लेड जैसे टूल से कॉम्पिटिटर्स का एनालिटिक्स भी देख सकते हो। इसमें कौन से दिन पर ज्यादा फॉलोअर्स आए हैं, कौन सी पोस्ट पे स्पाइक क्रिएट किया हुआ है, और ये सब कुछ विजिबल होता है। और इसके अलावा आंसर द पब्लिक टूल का यूज करो कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए, और वो आपको बताएगा कि लोग कौन से क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपकी फाइनल कंटेंट स्ट्रैटेजी ये बनी है कि 30% वायरल फोकस्ड कंटेंट, यानी कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स, हुक्स, एंटरटेनमेंट, 40% सर्च ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, यानी कि कीवर्ड्स और एवरग्रीन वैल्यूज, और बचा हुआ 30% कन्वर्जन फोकस्ड कंटेंट, मतलब कि ऑफर्स, टेस्टिमोनियल्स, CTAs। और ये मिक्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और सही बताऊं, ये कोई थियरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसका हर एक स्टेप, हर एक स्ट्रैटेजी डेटा बैक्ड है।
ओके, चलिए अब आते हैं वीडियो के सबसे जरूरी पार्ट पर। स्किल सीख लिया, कंटेंट बनाना आ गया, प्लेटफॉर्म समझ लिया, लेकिन क्लाइंट्स कहां से आएंगे? यहाँ पे 90% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ स्किल्स ही काफी हैं। और इसी पर ग्रे वैनरचक कहते हैं, ग्रेट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टेलिंग योर स्टोरी इन सच अ वे दैट इज कंपेल्स पीपल टू बाय व्हाट यू आर सेलिंग। चलिए अब बात करते हैं क्लाइंट कैसे ढूंढना है। मेथड नंबर 1, इंडीड और ट्विटर्स जॉब सर्च। इंडीड पर जाओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च करो, अपने सिटी का नाम डालो, आपको 100 से ज्यादा बिजनेसेस दिखेंगे जो सोशल मीडिया के लिए किसी बंदे को ढूंढ रहे हैं। या फिर ट्विटर पर जाओ और टाइप करो हायरिंग फॉर फेसबुक एड्स या लुकिंग फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, आपको रियल टाइम लीड्स मिल जाएंगी। मेथड नंबर 2, डीएम स्ट्रैटेजी। बस इंस्टाग्राम पर जाओ, हैशटैग सर्च करो, हैशटैग फैशन, हैशटैग फिटनेस, जो भी आपकी नीश हो उसे सर्च करो, रील सेक्शन में जाओ और देखो कौन से ब्रांड का कंटेंट वीक लग रहा है, उनकी प्रोफाइल को थोड़ा एनालाइज करो, गैप्स को आइडेंटिफाई करो और फिर उन्हें डीएम करो। लेकिन सेलर की तरह नहीं बल्कि फॉलोअर्स की तरह। पहले एंगेज करो, स्टोरी पर रिएक्ट करो, पोस्ट पर कमेंट करो, अपनी एक रिपोर्ट बिल्ड करो और जब वो आपसे कंफर्टेबल हो जाए तब कुछ फ्री एडवाइस दे दो, जैसे कि आपकी प्रोफाइल का बायो थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, मैं कुछ सजेशंस दे सकता हूं अगर आप चाहें तो। जब आप फ्री में वैल्यू देना शुरू करोगे तो वही लोग खुद आपसे हेल्प मांगेंगे और तभी आप अपनी सर्विसेज उन्हें पिच कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये एक नंबर्स गेम है। जब आप 30 ब्रांड्स को डीएम करोगे तो उनमें से 10 से 15 रिप्लाई करेंगे और उन 10 से 15 में से 7 से 8 कॉन्वर्सेशंस के लिए आगे बढ़ेंगे और उनमें से 1 या 2 क्लाइंट ही क्लोज होंगे। इसीलिए क्लाइंट निकालना और उन्हें क्लोज करना कंसिस्टेंसी का गेम है, एफर्ट्स लगाना पड़ता है। आप जितने ज्यादा लोगों को रीच आउट करोगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्लाइंट क्लोज करने की। बस एक टारगेट सेट करो, डेली 30 डीएम्स भेजने का। ऐसा करोगे तो हर महीने 1 से 2 क्लाइंट्स इजीली क्लोज हो जाएंगे। मेथड नंबर 3, मेटा एड्स लाइब्रेरी हैक। मेटा एड्स लाइब्रेरी पर जाओ, अपनी इंडस्ट्री रिलेटेड कीवर्ड्स को सर्च करो, आपको दिखेगा कि कौन सी कंपनीज फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एड्स रन कर रही हैं। अब ये ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केटिंग अवेयर हैं, उन्हें पता है कि उन्हें एड्स चाहिए, तो आप उन्हें अप्रोच करके बोलोगे कि मैंने देखा था कि आपके एड्स रन हो रहे हैं, पर अगर आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ भी चाहिए तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और ऐसे क्लाइंट्स को क्लोज करना और भी आसान होता है क्योंकि वो पहले से ही उस चीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो अवेयर हैं कि हाँ, इससे फायदा होता है। और मेथड नंबर 4 है पर्सनल ब्रांडिंग। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है बट वेरी पावरफुल है। इसमें आपको अपने लिए कंटेंट बनाना है। लिंक्डइन पर थॉट लीडरशिप पोस्ट करना हो गया, ट्विटर पर इनसाइट शेयर करना हो गया या यूट्यूब पर केस स्टडीज कवर करना हो गया। ऐसे करके जब आप खुद विजिबल होते हो तो क्लाइंट्स आपके पास में आते हैं और आपके पास इनबाउंड लीड्स आना शुरू हो जाती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली आपको थोड़ा आउटबाउंड करना पड़ेगा डीएम्स और कोल्ड ईमेल्स के थ्रू, पर इवेंचुअली इनबाउंड को टारगेट करो। और एक बार अथॉरिटी बिल्ड होने के बाद में ना आपकी प्राइसिंग पावर भी बढ़ जाती है। और जब आप ये सब मेथड्स यूज करके मल्टीपल क्लाइंट्स हैंडल करने लगोगे ना तो अकाउंट मैनेजमेंट आपके लिए सबसे जरूरी हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी ऑक्टा ब्राउजर बता ही दिया है। और जब 5 या उससे ज्यादा क्लाइंट्स हो जाएं तो उसे कंसिडर करना आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। और अकाउंट बैन से बचना है तो ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है। प्लस ये आपका प्रोफेशनल सेटअप भी मेंटेन करता है। और ये सारे मेथड्स कंबाइन करो एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच के लिए। किसी एक मेथड पर डिपेंड मत करो, सभी को एक साथ स्टार्ट करो इनिशियली, फिर देखो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट काम कर रहा है और वहां पे डबल डाउन करो। और रही बात प्राइसिंग की, तो चलिए अब उसको भी थोड़ा डीप में समझते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे प्राइसिंग साइकोलॉजी और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स आपके फ्रीलांसिंग करियर में कैसे काम करता है। देखो, बिगिनर्स अक्सर क्या करते हैं, क्लाइंट्स पूछता है सर आपका चार्ज कितना है, और वो सीधा एक नंबर बोल देते हैं। पर सही बताऊं, ये प्रोफेशनल अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप क्लाइंट को कंपेयर करने का मौका ही नहीं देते हो। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है, कभी भी सिंगल ऑप्शन मत दो, हमेशा 3 पैकेजेस ऑफर करो। क्योंकि जब सिर्फ एक ऑप्शन होता है तो क्लाइंट सोचता है लूं या ना लूं, लेकिन जब 3 ऑप्शंस होते हैं तो थॉट प्रोसेस बदल जाता है। कौन सा पैकेज लूं ये सोचने लगता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं चॉइस आर्किटेक्चर, जिससे आपको क्लाइंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर बेटर कंट्रोल मिलता है। यूजुअली लोग मिडिल पैकेज को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी लगता है, और इसी साइकोलॉजी के बेस पर आप अपने पैकेजेस डिजाइन कर सकते हो, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, जिसमें मिडिल वन बैलेंस्ड लगे। अब जब आप क्लाइंट के साथ में काम करने लगते हो तो सबसे पहले फोकस होना चाहिए रिजल्ट्स और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन पर। कुछ इनिशियल प्रोजेक्ट्स में आप अपनी पोर्टफोलियो बिल्डिंग पर ध्यान दो, फीडबैक लो और उन टेस्टिमोनियल्स को यूज करो क्रेडिबिलिटी बनाने में। वंस आपके पास में प्रूफ ऑफ रिजल्ट्स आ जाएं, तो आप कॉन्फिडेंटली अपनी प्राइसिंग को प्रोफेशनल लेवल तक स्केल कर सकते हो। और यही तो रियल ग्रोथ है, जब आपका वैल्यू और कॉन्फिडेंस दोनों इंप्रूव करते हैं। और जब आप कंसिस्टेंटली मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ में काम कर रहे हो, तब आपके पास में 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला, अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा सर्विसेज ऑफर करना, यानी कि अपसेलिंग करना, और दूसरा, वर्कलोड मैनेज करने के लिए टीम एक्सपेंड
स्पेंड करना। दोनों अप्रोच आपको हेल्प करते हैं अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस को सस्टेनेबली ग्रो करने में बिना अनरियलिस्टिक इनकम क्लेम्स के। और मेथड नंबर 3, बिल्ड अ फनल। ये मेथड थोड़ा एडवांस है लेकिन कई केसेस में गेम चेंजर साबित हुआ है। एडम एरहर्ट का केस फनल यूज करो। स्टेप नंबर 1, ट्रैफिक, यानी कि सबसे पहले अटेंशन ग्रैब करो। इंस्टाग्राम पोस्ट, रील्स या एड्स जो भी हो, लोग रुकने चाहिए। दैट्स इट। क्योंकि बिना नजर आए आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, ऑप्ट इन पेज। अब उनको कुछ ऐसा दो ना जो उनके लिए वैल्यूएबल हो। फ्री गाइड, चेकलिस्ट या चीट शीट, बस ऐसा कुछ जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ये स्टेप उन्हें आपके इकोसिस्टम में लाता है। स्टेप नंबर 3, अथॉरिटी वीडियो, मतलब आपके टोन में, आपके स्टाइल में एक वीडियो उन्हें भेजो जो दिखाए कि आप इस नीश के एक्सपर्ट हो। ये आपके ऊपर उनका ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जब तक ट्रस्ट नहीं बनेगा सेल्स नहीं आएगी। स्टेप नंबर 4, एप्लीकेशन फॉर्म। अब सबको इनवाइट नहीं करना है, सिर्फ सीरियस लोगों को ही इनवाइट करना है। एक फॉर्म जिसमें आप उनसे सिर्फ पूछते हो, आर यू रेडी? इससे आप लोगों को प्री क्वालिफाइड करते हो और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। आपके पास एक स्टेप फिल्टर होकर लोग आते हैं। फिर है स्टेप नंबर 5, कैलेंडर बुकिंग। जो रेडी है वो खुद अपना टाइम बुक करेगा बिना किसी चेजिंग या बेगिंग के। सिर्फ अलाइंड लोग जो जेन्युइनली आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड है। और इसके बाद इससे ऑटोमेटेड लीड जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर फाइनली अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करो। नील पटेल कहते हैं सोशल मीडिया कभी भी डिसअपियर हो सकता है, एल्गोरिदम चेंज हो सकता है, लेकिन ईमेल लिस्ट वो हमेशा आपकी रहती है। तो मेलचिम्प जैसे फ्री टूल से स्टार्ट करो, लोगों को वीकली वैल्यू बेसिस पे ईमेल्स भेजो और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ लॉन्ग टर्म में यही लिस्ट आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देगी। और ट्रेडिशनल एजेंसीज जहां 10 से 20 लोग हायर करती हैं डिफरेंट रोल्स के लिए, मॉडर्न एजेंसीज सिर्फ 3 से 4 लोग हायर करके प्लस एआई टूल्स अडॉप्ट कर रही हैं। तो अगर उन्हें कंटेंट आइडियाज चाहिए तो एआई, फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी करना है तो एआई, बेसिक डेटा एनालिसिस करनी है तो एआई, या ईमेल रिस्पॉन्स प्रिपेयर करना है तो एआई। ह्यूमन सिर्फ स्ट्रैटेजी, क्रिएटिविटी और क्लाइंट रिलेशनशिप हैंडल करते हैं। तो अगर आप सीरियसली स्केलिंग के बारे में सोच रहे हो तो एआई इंटीग्रेशन आपके लिए नॉन नेगोशिएबल ऑप्शन है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एआई ऑटोमेशन पर डिटेल ब्रेकडाउन भी दे दूंगा। अगर आप चाहते हो बस कमेंट सेक्शन में बताइए, इंटरेस्ट है तो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो उस पर एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि एआई टूल्स प्रॉपरली यूज करोगे तो लिटरली 5 से 10 क्लाइंट्स तक तो आप अकेले ही मैनेज कर सकते हो विदाउट एनी टीम। सच में यार बहुत इजी है, मतलब एफिशिएंसी 10x, कॉस्ट बिल्कुल मिनिमल और प्रॉफिट मार्जिन्स इनक्रेडिबल। तो ये था आपका कंप्लीट रोड मैप। सोशल मीडिया मार्केटिंग सिर्फ रील्स बनाने का काम नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक बिजनेस प्लान है। और अगर आप एल्गोरिदम समझते हो, सही प्लेटफॉर्म चूज करते हो, स्ट्रैटेजिक स्किल सीखते हो, क्लाइंट सिस्टमैटिकली ढूंढते हो, अपनी प्राइसिंग सेट करने के लिए साइकोलॉजी का यूज करते हो और कंसिस्टेंटली स्केल करते हो, तो आप अपना करियर लेवल बाय लेवल ग्रो कर सकते हो और स्टडी फाइनेंशियल प्रोग्रेस अचीव कर सकते हो। और स्केल तभी होता है जब क्लाइंट एक एक करके आने लगते हैं, और उस ग्रोथ को संभालने के लिए सिस्टम चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, जिसमें ऑक्टा ब्राउजर और बाकी के टूल्स और सिस्टम्स आपकी हेल्प करेंगे। फिर भी पहला क्लाइंट लाने में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन जब एक आएगा तो दूसरा आसान होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर गो ऑन, और इसी तरह से मोमेंटम बिल्ड होता जाएगा। और एक बार जब आप 5 से 10 क्लाइंट्स तक पहुंच गए, देन आप रियलाइज करोगे कि आपकी लाइफ तो कितनी चेंज हो गई है। तो अगर आप सीरियसली इस फील्ड में आना चाहते हो तो आज से ही इस पर एक्शन लो, स्किल सीखो, क्लाइंट्स ढूंढो और उन्हें अपनी सर्विसेज पिच करो। फेल होंगे, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेल होना भी एक स्किल है जो सीखनी पड़ती है। क्योंकि जब आप खुद पर बैट लगाते हो और जीत जाते हो तो वो फीलिंग दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको सबसे वैल्यूएबल क्या लगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।